मेरा नाम महक है। मेरा एम्स में AIR 3 आया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो एम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और फिज़िक्स के 60 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस होते हैं, बायो के 60 क्वेश्चंस होते हैं और जीके और एप्टीट्यूड मिला के 20 क्वेश्चंस होते हैं। और हमें ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए 3.5 आवर्स दिए जाते हैं। आज मैं आप सबको बताऊँगी कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही और किस सब्जेक्ट को मैंने कैसे टैकल किया। अब जब हम पहले बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स देखा जाए तो जो एम्स का एग्जाम है वो फोकस करता है ग्रे एरियाज पे, स्पेशली जो +1 और +2 की एनसीईआरटी पार्ट 2 है। जैसे +2 में हो गया सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, कम्युनिकेशंस। इसमें भी फोकस सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर रहेगा, जो कि नीट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है नीट का इन पे, और इनसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इनकी एनसीईआरटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि एक बार लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपकी पढ़ी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। जब हम +1 की पार्ट 2 की बात करें, तो जो ऑसिलेशंस एसएचएम वाला चैप्टर है उसमें डैम्ड ऑसिलेशंस वाला जो पार्ट है, वेव्स में स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स वाला जो पार्ट है, और जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कुछ ग्रे एरियाज हैं, जो ब्लू बॉक्सेस हैं और जो ग्रे बॉक्सेस होते हैं और जो सॉल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना, एम्स का टफ होता है जब आपको कैलकुलेट करना है, और वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे डालते हैं जो बच्चे यूजुअली ओवरलुक कर देते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी फिजिक्स की बहुत अच्छे से आपको करी होनी चाहिए। चाहे आप +1 की पार्ट 1 पे थोड़ा सा कम फोकस भी कर सकते हैं, बट +2 की दोनों एनसीईआरटीज और +1 की सेकेंड एनसीईआरटी, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं। जब हम फिजिक्स के लिए रेफरेंस बुक की बात करें, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए मैं कहूँगी HC वर्मा, क्योंकि एम्स का जो लेवल है वो नीट से बहुत डिफरेंट होता है। एम्स का पेपर होता है लेंदी होता है, एग्जॉस्टिव होता है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को अटैक करते हैं और आपकी कैलकुलेशन को। तो उसके लिए अगर आप थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको पेपर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको HCV सॉल्व करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। बाकी अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट जो उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो कर लीजिए। और हम फिजिक्स में बाकी ऑब्जेक्टिव बुक की बात करें, तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, पर आप जो भी ऑब्जेक्टिव बुक करेंगे वो आपको पूरी तरह सॉल्व करनी है, मतलब इनकम्प्लीट कुछ नहीं छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप DC पांडे उठाते हैं तो DC पांडे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि वैरायटी फिर आपकी एक ही बुक में कवर हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं कहूँगी इनके लिए आप थोड़ा सा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करिए, आप एक बुक एक्स्ट्रा भी उठा सकते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हाँ, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो एम्स है वो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं डालता है, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी वो डाल देता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने टीचर से हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे वो स्कूल टीचर्स हों, चाहे वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हों। और बाकी हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स की क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और एनसीईआरटी की सारा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देगा। और जब हम आते हैं केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तब क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अप्रोच ज़्यादा है। पर मैं कहूँगी जो +1 और +2 की एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स और जो ऑर्डर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, वो बहुत ज़रूरी हैं। सरफेस केमिस्ट्री हो गया, उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच इतना नहीं है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरीज वाला पार्ट, ये सब आपको कवर करना एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कब किस पेपर में क्या आ जाए। ठीक है। और जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस की बात करेंगे, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होनी चाहिए। आप अगेन आई वुड से कि आपकी एनसीईआरटी पूरी सॉल्व होनी चाहिए, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपने सारे किए होने चाहिए और अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो असर्शन रीजन है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट उठा के डालते हैं। अब जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, +1 और +2 में। एक में S ब्लॉक P ब्लॉक आता है और एक में हाफ P ब्लॉक और DF ब्लॉक आता है। तो आपको जो उनके टेबल्स हैं, उनके ऑर्डर्स कुछ तरह निमोनिक्स बना के याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इस बार तो नीट में भी आ गया था क्वेश्चन एक, अगर मैं कहूँ तो।
और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में मैं ये भी कहूँगी कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है एम्स में हर साल आता है, वो एनसीईआरटी में उसका इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है। सॉल्ट्स के कलर्स वगैरह, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनके टेस्ट, ये सब स्कूल में आपको जब आप लैब में जाते हैं तो आपको ये सब कराया जाता है। तो मैं कहूँगी उसको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्स में एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं, एक में 4-5 क्वेश्चन आए हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें एप्लीकेशन पार्ट जो है वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आइसोमेरिज्म वगैरह सब आपको ठीक से पता होना चाहिए। और अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, नेम रिएक्शंस वगैरह जो हैं एनसीईआरटी में सारे दिए हैं, आपको वो सारे के सारे कवर करने हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा जाना है तो आपके जैसे आपको स्कूल टीचर्स बताएंगे, या फिर अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं तो आपके क्लास नोट्स में जो भी है वो आपको सब अच्छे से करना है। और जैसे कि हमारा था, हमारी टीचर्स ने हमें निमोनिक्स वगैरह बताए थे, तो हमें वो काफ़ी अच्छे से याद था। ऑर्गेनिक में मेन पार्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और जो लास्ट के +2 के 3 चैप्टर्स हैं, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है और एम्स में भी आता है। असर्शन रीजन के लिए जब हम बात करें केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वंस अगेन पढ़नी है। इनऑर्गेनिक में आपको हर पॉइंट पे फोकस करना है, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्किप कर जाते हैं, जस्ट थिंकिंग दैट कि ये गलत होगा या कैसे होगा, इसमें तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पर कुछ स्किप नहीं करना है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप अपने टीचर से जाके हेल्प मांगिए कि सर हमें प्लीज़ ये समझा दिए, मैम हमें प्लीज़ ये समझा दीजिए, ठीक है। और जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है हलाइड्स वाला, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एआर की स्टेटमेंट्स में आ सकती हैं। और बाकी जो +1 में है वो है जनरल केमिस्ट्री, डिस्टिलेशन, सेपरेशन टेक्निक्स, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी हम एआर की बात करें तो उसके लिए वंस अगेन आपको नेम रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स की, और लैटिस स्ट्रक्चर्स वगैरह, और लैटिस एनर्जीज, ये सब डेटा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी अब फाइनली हम बात करते हैं बायो की। बायो में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनसीईआरटी इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर एम्स, बट लाइक वो ऑब्वियसली बिल्कुल एनसीईआरटी नहीं डालते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे डालते हैं 5-6 जो एनसीईआरटी से बाहर होते हैं, बट वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि अगर आपने बाहर से बहुत ज़्यादा नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े से एनालिटिकल भी हो जाते हैं बायो में। बायो में डेट्स वगैरह जो हैं, आपके साइंटिस्ट जो हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस बार नीट में क्वेश्चन आ गया था साइंटिस्ट के ऊपर, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। साथ में एनसीईआरटी में इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी के एंड में सप्लीमेंट्री मटेरियल है, और जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड में प्रिजर्वेटिव्स वगैरह दिए हैं। बायो में काफ़ी कुछ है, तो आपको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। इस साल खैर बहुत ज़्यादा नहीं आया, बट लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए थे जो सप्लीमेंट था उससे। और बाकी देखा जाए तो बायो में अगर आपको एडिशनल जाना है तो मैं कहूँगी कि अपने क्लास नोट्स को लिमिट कर लीजिए। बाकी अगर आपके पास डीएलपी है किसी भी इंस्टीट्यूट की तो उसके मॉड्यूल्स एक बार पढ़ लीजिए, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉड्यूल्स। अगर आप नहीं भी करेंगे, आप उनको बस ऊपर ऊपर से एक बार देख लेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। और अब हम आते हैं जीके और एप्टीट्यूड पे। जब हम जीके की बात करें, बहुत कुछ मुश्किल नहीं आता है जीके में। हमारी शिफ्ट में जैसे 6 to 7 क्वेश्चन आए थे जीके के, एक में सिम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एक में आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म थी। अब हम जैसे एक बात करें, सबने ये बहुत फनी सा एग्जाम्पल है बट स्टिल, लाइक एक सॉन्ग है लंदन ठुमकदा, तो पेरिस के साइड में आईफिल टावर बना था और लंदन के साइड में हमें बस एक पिक्चर सिलेक्ट करनी थी। अगर किसी ने लंदन ठुमकदा गाना सुना है देन बिग बैन इज देयर इन द ऑप्शन, सो यू कैन गो फॉर इट। जीके के लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अरिहंत की जो छोटी सी बुक आती है वो ले सकते हैं, उसमें फुल फॉर्म्स भी होते हैं, उसमें सिम्बल्स भी होते हैं। बाकी आपके इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स या फिर आपने जो भी डीएलपी लिया है उसमें भी जीके का मटेरियल आता है, आप वो भी देख सकते हैं, ऑल्दो उसका भी इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं, 9th तक मोस्टली बच्चों ने एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्टीट्यूड कर रखा होता है, पर जिसने नहीं किया उसके लिए मैं कहूँगी जो नीट के बाद टाइम होता है 20 दिन का, उसमें हर टॉपिक के अगर आप 15-20 क्वेश्चन लगा लेंगे
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका एक फ्लो बन जाएगा, क्योंकि हम एम्स में किसी भी क्वेश्चन को अंडरमाइन नहीं कर सकते। हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी जब हम पढ़ाई की स्ट्रैटेजी की बात करें तो फिजिक्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एम्स के लिए फोकस सेमीकंडक्टर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे रहता है। जब मैं बात करूं कि मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की हैं, तो वो रहेगा HCV। +1 में मैंने DC पांडे की थी, +2 में मैंने सेंगेज की थी, और बाकी मैंने एलन ज्वाइन किया हुआ था, तो मैंने एलन की सारी मॉड्यूल सॉल्व की थी। और हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होता है, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस USS से भी की थी, क्योंकि कैलकुलेशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वुड बी एन अवस्थी, आई वुड से। इनऑर्गेनिक के लिए VK जायसवाल, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान। बट MS चौहान और VK जायसवाल पे जब आप जाएंगे तो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके टीचर्स आपको बताएं उतना करिए, क्योंकि समवेयर और दी अदर आपको अपने आप को लिमिट करना ही है। जब हम बायो की बात करें, बायो के लिए आपको सब्जेक्टिव बुक कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप क्वेश्चंस के लिए NCERT ऑन योर फिंगर टिप्स जो MTG की आती है वो कर सकते हैं। और बाकी मास्टर दी NCERT या फिर सेंगेज बायो नीट, इन दोनों में से कोई भी एक बुक उठा सकते हैं। ये मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों बुक्स में क्या है कि आपकी NCERT की एक एक स्टेटमेंट कवर है, तो अगर आप बाई चांस कुछ चीज़ को मिस आउट भी कर रहे हैं, ऑल्दो ये बुक्स बहुत एग्जॉस्टिव हो जाती हैं, बट एट द एंड ऑफ इट आपको इसका फ़ायदा होगा ही, क्योंकि इसमें डायग्राम्स भी सारे, लेबलिंग्स वगैरह कवर होती हैं। और हाँ, जब हम डायग्राम्स की बात करें तो वो सारे आपको याद होने चाहिए। ग्राफ्स वगैरह हैं जो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, उन सब के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि उनको रट्टा मार लीजिए, बट हाँ, उनके बारे में काफ़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी बात की जाए अगर बायो की, हाँ, तो बायो के लिए सब्जेक्टिव कुछ मत फॉलो किए। अब जब हम असर्शन रीजन पे आते हैं, जो आपको इंस्टीट्यूट्स आपके मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मैं कहूँगी असर्शन रीजन के लिए आप वो करें। और अगर आपके पास इंस्टीट्यूट, अगर आपने कोई नई ज्वाइन किया है, तो आपको कोई भी लाइक बुक, MTG की एक बुक आती है असर्शन एंड रीजन, या फिर मैं कहूँगी एम फॉर एम्स की ही एक बुक आती है असर्शन एंड रीजन, आप वो उठा लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई आंसर गलत है किसी बुक में, देन गो बाय योर इंस्टिंक्ट, क्योंकि अगर ऐसा हमेशा नहीं होता कि असर्शन एंड रीजन में कोई भी आंसर कंप्लीटली करेक्ट होता है, तो एम्स में भी आप वही कीजिए जो आपको सही लग रहा है। ऐसा मत सोचिए कि इसका 1 कर दिया और 2 कर दिया, ठीक है। और बाकी हम बात करें कि पेपर में क्या स्ट्रैटेजी रहती है, तो पहले मैं कहूँगी कि बायो सॉल्व करनी चाहिए, और फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। बट क्योंकि एम्स में जीके एप्टीट्यूड भी आता है, तो आप बायो के बाद जीके और एप्टीट्यूड सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बायो से पहले कर सकते हैं वो। ये मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि एम्स का जो पेपर होता है वो बहुत लेंदी और एग्जॉस्टिव होता है, तो बायो आपकी कंपैरेटिवली जल्दी हो जाती है, बायो और एप्टीट्यूड मिलाकर। और फिर आप केमिस्ट्री करते हो, केमिस्ट्री में उससे ज़्यादा टाइम लगता है, फिजिक्स में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि फिजिक्स जो एम्स की होती है, ऑल्दो उसमें कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है, बट फिर भी वो लेंदी और एग्जॉस्टिव होती है। तो आपको पेपर में बहुत पेशेंस रखनी है, और अगर आपको लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए। मैं कहूँगी तुक्के मत मारिए, क्योंकि जैसे कि मैंने 11 क्वेश्चंस छोड़े थे, तो हाँ, कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज रहता है, वरना आपकी नेगेटिव में मार्किंग जाएगी और थोड़ा सा आपका जो स्कोर है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और जब हम प्रेशर हैंडलिंग की बात करते हैं, तब प्रेशर बिल्कुल नहीं रहना है। पढ़ाई का सारे लोग बताते हैं, बट जो 2 साल हैं, इन 2 साल आपको अपने आप को हमेशा पम्प्ड अप रखना है और एंथुजियास्टिक रखना है। आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, एंड यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, और आपको वही मिलेगा जितनी आपने मेहनत की है। बाकी हम बात करें कि आपको थोड़ा सा मतलब मस्ती वगैरह नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे कि बच्चे होते हैं बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, बस कमरे में बंद रहते हैं और सारा दिन पढ़ते रहते हैं, वैसा करना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दैट विल समवेयर और द अदर हैम्पर योर परफॉर्मेंस। और उसके बाद हम बात करें अपने पेरेंट्स से इंटरेक्शन ज़रूर करिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। बाकी अगर हम देखें तो और जो चीज़ें कंसर्न की रहती है हमारी, ये 2 साल वो होती हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बट अगर कुछ वैसा होता है कि कुछ मिसहैपनिंग सी होती है, तो यू डोंट हैव टू गेट डिस्करेज्ड बाय इट, यू विल एट द एंड ऑफ इट यू विल मैनेज योर टाइम एंड यू विल डू इट, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। जब मैं अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स की बात करती हूँ, मेरा वीक पॉइंट ये था, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट एक्चुअली सेम था, मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती थी।
जैसे अगर हम नीट एम्स की एग्जाम की बात करें तो अगर मेरे 160 मार्क्स आने हैं तो कभी वो 140 पर गिर रहे हैं, कभी 150 पर गिर रहे हैं, तो मैं कहूँगी सिली मिस्टेक्स जो हैं वो आपको नहीं करनी है। आपको एकदम आराम से हर क्वेश्चन के हर वर्ड को पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने एक भी वर्ड मिस किया तो हो सकता है आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो और मेरा वीक पॉइंट ये था, मेरा वीक सब्जेक्ट जो था वो बायो था, मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती थी और मुझे क्रैमिंग में प्रॉब्लम आती थी। तो उसके लिए मुझे मेरे टीचर्स ने कहा आप एकदम सब कुछ समझ के और बहुत आराम से करिए, बहुत टाइम दीजिए बायो को। तो अप्रैल जो है 30 डेज आउट ऑफ 30 डेज मैंने 25 डेज बायो ही की थी, ताकि वो उसमें कुछ मेरा लैकिंग ना रह जाए। अब जब मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करती हूँ तो मेरी स्पीड, जैसे एम्स का एग्जाम है अगर वो 3.5 आवर्स का है तो मेरा एग्जाम 2 आवर्स में हो जा रहा है और 1.5 आवर में मैं उसको एक बार रिविजन करके दोबारा देख रही हूँ। बट मैं कहूँगी इतनी तेज स्पीड आप लोग मत रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को हार्म करती है। मैं कहूँगी आप 3 आवर्स में पेपर करिए और हाफ एन आवर में जो भी आपको रिव्यू करना है, जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं वो कर लीजिए, वरना आप 2.5 आवर्स में करके 1 आवर छोड़ दीजिए क्वेश्चंस रिव्यू करने के लिए। क्योंकि एम्स में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार में हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जैसे रिव्यू के लिए बाद में 40 क्वेश्चंस छोड़े थे, जिनमें से मैंने 11 एट द एंड ऑफ इट छोड़ दिए। तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से एक एक करके, एक एक वर्ड के साथ, आपकी थोड़ी सी पेशेंस भी हो सकता है लूज हो जाए फिजिक्स करते वक्त, क्योंकि जो फिजिक्स है वो बहुत लेंदी हो जाती है और बहुत कैलकुलेटिव हो जाती है। बट आपके पास कैलकुलेटर है, वो यूज करिए, पर वो तभी यूज करिए अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं। अगर नहीं है तो मत यूज करिए, आप बाय हैंड भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती है कैलकुलेशन। और जब हम बात करते हैं जो लोग बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, वो लोग डीएलपी ले सकते हैं। और अगर वो डीएलपी भी नहीं ले रहे हैं तो आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एम्स का एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। अगर आपको एक्स्ट्रा जो कवर करना है वो फिर आप आसपास से हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे करियर्स 360 वगैरह हैं और अगला सिम वगैरह हैं, इन सब पे मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो आप उधर से मटेरियल वगैरह डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि करंट अफेयर्स के बारे में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हैं तो आप अपने आप को अपडेट रखिए बिल्कुल। जो 1 ईयर है मई से लेके मई, अगर आप इस साल दे रहे हैं तो मई 2018 से मई 2019 तक आपको ये सब पता होना चाहिए। पर आप इस सब पे जब फोकस है ना, वो सिर्फ लास्ट के 20 डेज में करें, आपको पूरा साल जीके करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो घर बैठे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं करना है कि जो बच्चे, उनको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं वो वहाँ पर अपना टाइम देते हैं, तो आप घर पर अपने स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चे 5 to 6 आवर दे रहे हैं तो आप 8 to 10 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करिए। अपने डाउट्स बिल्कुल मत छोड़िए, अपने स्कूल टीचर से ही जाकर अपने डाउट्स लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट वही लोग आपको हेल्प करेंगे। और बोर्ड्स का भी मैं कहूँगी उस पर भी आप सबको ध्यान देना चाहिए। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि एम्स की काउंसलिंग है, अब हमारी उधर मेडिकल टेस्ट वगैरह है, तो मैं उसी में एडमिशन लेना चाहूँगी एम्स में। आई एम जस्ट होपिंग टू गेट थ्रू द मेडिकल फिटनेस टेस्ट, बिकॉज मेरा आइज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी हम देखें तो उसके बाद एमबीबीएस के बाद के अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है। बाकी अगर मुझे मिलता है तो फिर न्यूरो या फिर कार्डियो में मैं जाना चाहूँगी। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प या कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू पीपल आउट, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कीप वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक। थैंक यू।